हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का प्राची पावर एकेडमी पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज सीटेट और यूपीटेट एग्ज़ाम के लिए जो हम एक सीटीपी की कंप्लीट सीरीज़ चला रहे थे, उसका लास्ट चैप्टर होने जा रहा है। हो सकता है आज ही कंप्लीट हो जाए या 2 पार्ट्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 5 चैप्टर्स या 5 टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। हम यहाँ पर कम्प्लीटली चल रहे हैं यूपीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली। और ये सारा आपका यही जो सिलेबस है ये किस में है, आपका सीटेट में भी है और अदर टेट में भी है। तो अगर आपने कभी भी पेडागोजी सीडीपी है ना, अगर सीडीपी कभी भी कंप्लीट नहीं पढ़ी तो ये पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, चैनल पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट के सेक्शन में। आपको कभी भी सीडीपी के सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बात रही सीटेट की, वहाँ पर 15 मार्क्स की पेडागोजी भी आती है। वहाँ का कंटेंट तो यहाँ से कवर हो जाएगा, लेकिन जो पेडागोजी आती है उसको मैं सेपरेटली आपको कवर करा दूंगी। तो सीटेट वालों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये टोटल 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 5th चैप्टर आपका होने जा रहा है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो चैप्टर 5th है आपका, उसका नाम है अधिगम और अध्यापन। इसमें हम लर्निंग और टीचिंग के कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं या कारक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यह टॉपिक इसमें आता है, बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं। हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक। क्या तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है बच्चों के सीखने का और सोचने का। तो इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक बालक अपनी गति, जो उसकी खुद की स्पीड होती है, अपनी रुचि, जो उसका इंटरेस्ट होता है, उसका एक्सपीरियंस, उसका वातावरण, उसी के अनुसार सीखता है। तो इसलिए तो हर बच्चे का सीखना डिफ़र होता है, अलग अलग टाइप से होता है। चाहे बहुत कम ही डिफरेंस हो उनके सीखने में, लेकिन डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी गति, रुचि, अनुभव और वातावरण उसका अलग होता है। बालक निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय शिक्षार्थी होता है। निष्क्रिय रूप से, इनएक्टिवली वो कुछ नहीं सीख पाएगा। तो जो बच्चा है वो एक कैसा, या कह सकते हैं होता है या होना चाहिए, कैसा सक्रिय शिक्षार्थी होना चाहिए। ठीक है, एक्टिवली उसको क्या करना चाहिए, एक्टिव लर्नर होना चाहिए। अब बात आती है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो इसकी बात करें तो बच्चे किस किस तरीके से सीखते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो, लर्निंग थ्योरीज हमने लर्निंग वाले चैप्टर में कंप्लीट कर ली थी, चाहे वो पियाजे की हूँ, वाइगॉत्स्की की हूँ, ब्रूनर की हूँ, है ना, वो कंप्लीट कोहलर की थ्योरीज कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, बच्चे कैसे सीखते हैं, करके सीखना ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, जॉन डीवी ने जिसका कंसेप्ट दिया था। अनुभव के द्वारा बच्चा एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है, अवलोकन के द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है, कॉपी करके जिसको हम बोलते हैं लर्निंग थ्रू इमिटेशन, समस्या समाधान द्वारा सीखता है, यानी कोई प्रॉब्लम उसको दी गई, उसको वो सॉल्व करने के दौरान ही उसको करना सीख लेता है, वो समस्या समाधान में आता है। फिर एक सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखना, यानी कि सोशल इंटरेक्शन द्वारा सीखना, यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करके हमने कुछ सीखा, तो वो होता है सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखना होता है। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे बात करें बच्चों की सीखने की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो अगर सीखने की विशेषताओं के बारे में बात करें तो प्रत्येक बच्चा क्या होता है, अद्वितीय यानी कि यूनिक होता है। इसीलिए उनके थोड़े थोड़े मेथड्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं सीखने के। ठीक है, उनकी रुचि भी अलग हो सकती है थोड़ी बहुत, उनके सीखने के तरीके, सीखने की गति ये अलग हो सकते हैं। फिर सीखना जो है सरल से जटिल की ओर होता है, कि कोई भी कंसेप्ट है हम सरल को जल्दी सीख लेते हैं और जटिल को सीखने में थोड़ा समय लगता है। तो ये हो गया। फिर तीसरा आता है सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जो लर्निंग है वो एक क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, हमें पता होता है कि हमें क्या सीखना है, तभी हम सीखने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सीखने का कोई ना कोई हमारा पर्पस जो है वो होता है। तो इस चीज़ को भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। आगे है सीखना अनुभवों का पुनर्गठन है। जो जो हमने एक्सपीरियंस से पहले सीख चुके हैं, है ना, उन सब का एक क्या है, कलेक्टिव रूप होता है सीखना। हमारे जो पहले एक्सपीरियंसेस हैं वो भी काम आते हैं हमारी प्रेजेंट की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या किसी कंसेप्ट को समझने में। तो इतनी बात क्लियर होगी। अब सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्ट यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 क्या कहता है, बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। जो नॉलेज का क्रिएशन है वो बच्चा खुद करता है। टीचर क्या होता है, सिर्फ एक सपोर्टर होता है, एक गाइड होता है बच्चे के लिए, लेकिन ज्ञान का जो एक्चुअल निर्माण है वो बच्चा खुद से करता है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा इस टॉपिक है कि बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफल या असफल क्यों होते हैं, यानी कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस होती है, कई बार उसमें बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है और जो है कई बार पास हो जाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, ये बात आपसे पूछी गई है। ठीक है, सफलता के कारणों पर बात करेंगी। तो सफलता के क्या कारण हो सकते हैं, जैसे सकारात्मक पारिवारिक वातावरण। सिर्फ स्कूल का कैसा एनवायरनमेंट है,
सिर्फ और सिर्फ वही डिपेंड नहीं करता, बच्चे की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट नहीं डालता, बल्कि वो घर जाकर कैसे एनवायरनमेंट में रहता है, अगर वो घर से बाहर निकलता है, आसपास अपने नेबर्स के पास रहता है, खेलता है बच्चों के साथ, वहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है, वो भी जो है इम्पैक्ट डालता है बच्चे की परफॉर्मेंस पर और ओवरऑल उसके व्यक्तित्व पर भी। तो सकारात्मक पारिवारिक सफलता के कारणों पर हम बात कर रहे हैं, तो परिवार के माहौल का एक पॉजिटिव होना, ये ऑफ कोर्स बच्चे की सफलता में, उसके सक्सेस में पार्ट होता है। सेकंड बात करें उच्च प्रेरणा, उसको हाई मोटिवेशन, वो हाईली मोटिवेटेड होता है बच्चा, तो वो भी उसकी सफलता का कारण होता है। उचित शिक्षण विधि, उसको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाया गया कि वो उस चीज़ को समझ पाया, तो जो टीचिंग मेथड है वो भी उसको ठीक से पढ़ाया गया। अच्छी स्वास्थ्य स्थिति, बिल्कुल देखिए सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और अच्छे स्वास्थ्य स्थिति में भी दोनों आते हैं, फिजिकल कंडीशन भी आती है और मेंटल कंडीशन भी हमारी आती है कि फिजिकली और मेंटली हम क्या हो, हेल्दी हो। और आत्मविश्वास, बच्चे को खुद पर आत्मविश्वास होता है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं सफलता के, बच्चे के अच्छी परफॉर्मेंस होने के स्कूल में। फिर असफलता के क्या कारण हो सकते हैं, बच्चे के फेलियर में क्या क्या कारण आपको देखने को मिल सकते हैं, उसकी बात करें तो कुछ व्यक्तिगत कारण उसमें हो सकते हैं बच्चे के असफल होने के, जैसे कि कम बुद्धि लब्धि, लो IQ का होना, उसमें कोई शारीरिक दोष होना, ठीक है, उसको चलने में समस्या होना, उसको देखने में समस्या होना, या उसको सुनने की समस्या होना, स्वास्थ्य संबंधी कोई और समस्या उसको होना, ठीक है, रुचि उसको कम होना, इंटरेस्ट होना, ठीक है, तो ये तो उसके व्यक्तिगत कारण होते हैं। अब और आ जाते हैं विद्यालय संबंधी क्या कारण हो सकते हैं। विद्यालय में रटने पर जोर दिया जा रहा है, तो रटने रटाई रटाई बातें जो है बच्चे को बहुत कम माइनर समय के लिए याद रहती भी हैं, तो कई बार नहीं भी याद रहती, तो रटने पर जोर दिया जाएगा तो भी बच्चा असफल हो सकता है। शिक्षण की विधि बच्चे के लिए सही नहीं है, जो उसको पढ़ाई गई है उसके कारण भी वो असफल हो सकता है। शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं है, एक नेगेटिव बिहेवियर टीचर का बच्चों के प्रति है, तो ये कारण हो सकते हैं। और शिक्षक बच्चों पर कक्षा में ध्यान ना दे पाता हो, ये भी कारण हो सकता है। हो मल्टीपल कारण सकते हैं, लेकिन ये कुछ जो इम्पोर्टेंट है, मेन रीज़न हो सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। आगे कुछ सामाजिक कारणों की बात करते हैं, जैसे गरीबी हो सकता है, उसको वो सारी सुविधाएं पढ़ने की घर में प्रोवाइड ना हो पाती हूँ स्कूल के अलावा, तो ये कारण हो सकता है। और अशिक्षित परिवार का होना भी एक बड़ा कारण हो सकता है बच्चे के असफल होने का, ठीक है, क्योंकि अगर अशिक्षित परिवार होगा तो उस तरीके से बच्चे की स्टडी पर वो ध्यान नहीं दे पाएंगे जिस तरीके से शिक्षित लोग दे सकते हैं, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन कई बार अशिक्षित परिवार भी क्या है, आजकल के समय में खासकर बात करें तो बहुत ध्यान दे रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर, ठीक है, उनको ये लगता है कि हम नहीं पढ़ पाए, ये जो थी सुविधा हमें नहीं मिल पाई, लेकिन हमारे बच्चा इससे अछूता ना रहे, तो आजकल ये बात थोड़ी फीकी पड़ रही है कि अशिक्षित परिवार बच्चों के असफल होने का कारण है। नहीं, आजकल के समय में हर संभव कोशिश कर रहा है, गरीब परिवार भी और अशिक्षित जो लोग रह गए हैं, नहीं पढ़ पाएंगे इन्हीं कारणों से, वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पूरे जो है कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी में सामाजिक कारणों में, सामाजिक भेदभाव का रीज़न भी आता है कि समाज में चाहे आर्थिक स्थिति के कारण, सामाजिक स्थिति के कारण कहीं कहीं भेदभाव किया जाता है, तो बच्चे में उससे हीन भावना डेवलप होती है, तो पढ़ाई से उसका ध्यान कहीं ना कहीं क्या है, हट भी सकता है, तो ये कारण हो सकता है उसके असफल होने का। आगे थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं। बेसिक प्रोसेस जो होता है सीखने का और सिखाने का, या सीखने का और पढ़ाने का, जो बेसिक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, उसकी बात करेंगे। तो अधिगम की बात करें तो अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, या अधिगम कहलाता है। ये डेफिनेशन अधिगम की है और इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस करके और ट्रेनिंग के द्वारा जो भी व्यवहार में कुछ परमानेंट चेंजेस हमारे व्यवहार में आते हैं, तो वही एक्चुअल में अधिगम होता है। ये नहीं कि हमने कुछ सीखा और उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया तो वो एक्चुअल अधिगम नहीं होगा। टीचर ने आपको मान लो कोई बात समझाई या आपको कोई चैप्टर पढ़ाया और आपको वो आप भूल गए उसको, ठीक है, या टीचर ने आपको कोई बिहेवियर से संबंधित कोई अच्छी चीज़ सिखाई कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, सभी से अच्छा बिहेव करना है, आपने वहाँ पर बात सुनी लेकिन उसको अपने जीवन में फॉलो नहीं किया, तो वो आपका जो है अधिगम में नहीं आएगा। क्योंकि अधिगम क्या है कि आपने कोई चीज़ सीखी, उसे अपने जीवन में अप्लाई किया,
भले ही वो कोई पढ़ाई हो, ठीक है, आपने आगे तक उसको ध्यान में रखा, जो भी कंसेप्ट आपने सीखा या जो बिहेवियर सीखा उसको अपने जीवन में अप्लाई किया, तो वो एक्चुअल अधिगम या लर्निंग होती है। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं अगर उसकी बात करें तो व्यवहार में परिवर्तन, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि अधिगम है ही व्यवहार में परिवर्तन। अगर अधिगम से भी आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाया जा रहा तो कुछ नहीं ला सकता। देखो, अधिगम या लर्निंग या पढ़ाई को या किसी बंदे को एजुकेट होने को हमारी जो सोसाइटी है वो समझती है कि कोई अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया है ना, किसी ने जॉब ले ली है बढ़िया पैकेज की, प्राइवेट हो तो बढ़िया पैकेज की जॉब ले ली या गवर्नमेंट जॉब ले ली उसने, तो ही वो सक्सेसफुल है। हमारी सोसाइटी में सक्सेसफुल इंसान की ये डेफिनेशन होती है। लेकिन सक्सेसफुल होना और शिक्षित होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो शिक्षा जो होती है हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है। दैट मीन्स कि सही गलत क्या है हम उसको समझ पाते हैं। जब हम उसको समझ पाएंगे तो हम निश्चित ही जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, भले ही वो लोगों की नज़रों में उस लेवल का ना हो, उससे हमें मतलब ही नहीं है कि लोग उसको क्या सोचते हैं। अगर कोई बंदा शिक्षित है, अपने आप में कैपेबल है, देखो अब क्या होता है, बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, आप में से बहुत लोग कर रहे हैं, है ना, लेकिन सबको तो नहीं मिलती। पर जिनको नहीं मिलती ऐसा तो नहीं है कि वो फेलियर है, हाँ वो उस पर्टिकुलर चीज़ को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं करेंगे। अब सब एक ही फील्ड में नहीं जा सकते, सबको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल सकती, लेकिन वो अपने स्तर पर बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये शिक्षा होती है कि आपके व्यवहार में चेंज आता है, आप सही गलत समझ पाते हो, अपने हक के लिए आवाज़ उठा पाते हो, अपने बच्चों को भी फिर आप उसी प्रकार से जो है उनका पालन पोषण करते हो। तो ये होता है शिक्षा से बदलाव लाना, व्यवहार में परिवर्तन। क्लियर हो गई इतनी बात। निरंतर प्रक्रिया, जो सीखना है ना, जो लर्निंग है, अधिगम है, वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। लक्ष्य उन्मुख होता है, आपका गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि हाँ पर्टिकुलर मान लो हमें चैप्टर पढ़ना है, लाइट चैप्टर पढ़ना है, आज टीचर क्लास में हमने बोला आज हम लाइट चैप्टर को पढ़ेंगे, तो उन्होंने हमें एक पर्पस दे दिया कि हमें ये सीखना है। तो देखो, पर्पस होता है तो ही सीखने का मतलब होता है, और हम फिर उस पर्पस तक पहुंचने के लिए कोशिश भी करते हैं, मोटिवेशन भी लेते हैं और पूरा प्रयास करते हैं। जब हमें पर्पस का ही नहीं पता होगा, लक्ष्य का नहीं पता होगा, तो उतना बढ़िया तरीके से हम नहीं सीख पाएंगे, ना ही मोटिवेशन से सीख पाएंगे। अब छोटा सा एग्जांपल, आपको पता है यूपी टेट सी टेट का एग्ज़ाम क्लियर करके आप सुपर टेट दोगे या आप केवीएस एनवीएस दोगे और उसके बाद आपको क्या मिलेगी, जॉब। यही तो आपका अल्टीमेट गोल है, जॉब लेना। और जॉब से ऑफ कोर्स अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना, अपना सोशल स्टेटस सुधारना, और ऑफ कोर्स उसके बिना देखो लिविंग के लिए ये सब चीज़ें चाहिए ही होती हैं कि आप जो है इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से एक थोड़ा ठीक लेवल पर हो, जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका एक पर्पज़ है ना कि आपको एट द एंड क्या चाहिए, सी टेट यूपी टेट क्रॉस करके, केवीएस क्रॉस करके, DSSS भी क्रॉस करके जॉब चाहिए, ठीक है, अपनी सिक्योरिटी की, तो वो आपका एम है। तो वही लर्निंग है। लर्निंग भी क्या होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, अनुभव आधारित होती है। जैसे जैसे हम कुछ एक्सपीरियंस करते रहते हैं वैसे वैसे जब वैसी कोई सिचुएशन आती है जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो उसका हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, आवश्यकता होने पर। तो ये सारी अधिगम की क्या होती हैं, विशेषताएं। अब हमने बात कर ली अधिगम की, अब हम बात करेंगे टीचिंग यानी कि अध्यापन की। तो अध्यापन या टीचिंग क्या है, अध्यापन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों की सीखने में सहायता करते हैं, ठीक है। टीचर क्या होता है, सिर्फ एक हेल्पर होता है, बच्चे को सिखाने में हेल्प करता है, वही क्या है, अध्यापन है, टीचिंग है। अब एक अच्छा अध्यापन जो होगा, इफेक्टिव टीचिंग होगी, उसकी क्या विशेषताएं होंगी, बालक केंद्रित होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट, टीचर सेंटर्ड नहीं होगी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी, बच्चे पर ही फोकस रहेगा, क्या उसकी ज़रूरतें हैं, क्या उसकी नीड्स हैं, क्या उसकी रुचि है, क्या किस तरह से कौन सी तरीका बेस्ट है जिससे वो सीख पाए। उद्देश्यपूर्ण होगी टीचिंग, ठीक है, पर्पसफुल होगी, लोकतांत्रिक होगी, बच्चे जो है फ्री होंगे अपने डाउट्स पूछने के लिए, अपने क्वेश्चंस करने के लिए। सक्रिय सहभागिता आधारित होगी, यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन होगा उसमें बच्चों का, ठीक है, और टीचर का, दोनों का। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, बालकों की अधिगम की कार्यनीति। तो अधिगम कार्यनीति होती क्या है, पहले इसको समझ लो। सीखने के लिए अपनाई गई योजनाबद्ध विधि को ही कार्यनीति
ठीक है, हम कहते हैं कार्यनीति यानी कि कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्या प्लान किया है, वो आपकी कार्यनीति के किस तरह से हमें कौन से प्लान से पढ़ाने के कौन से टीचिंग मेथड को चुनना है बच्चे को सिखाने के लिए। वर्री वही उसकी टीचर की क्या होती है, अधिगम कार्यनीति होती है, या बच्चे किस कार्यनीति से सीख रहे हैं वो बच्चों की क्या होती है, अधिगम कार्यनीति होती है। ठीक है, सीखने के लिए जो भी योजना प्लानिंग उन्होंने की है वो पूरी उसमें किस में आती है, अधिगम कार्यनीति में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कार्य नीतियाँ हैं, जैसे पहली है पुनरावृत्ति रणनीति, रिपीटिशन मेथड, बार बार दोहरा कर याद करना, तो ये किस में आता है, रिपीटिशन मेथड में आता है। इसके अलावा बात करें विस्तार रणनीति में क्या होता है, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना, तो ये विस्तार रणनीति में आता है। संगठन रणनीति में जानकारी को अरेंज करना, व्यवस्थित करना, फिर एक सॉल्यूशन तक पहुंचना, ये संगठन रणनीति में आता है। स्वनियमन रणनीति, इसमें क्या होता है, अपने सीखने पर स्वयं नियंत्रण रखना। ठीक है, जो आपने सीखा है उसका आपका उस पर क्या है, कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, वो स्वनियमन जो है रणनीति होती है। तो ये हो गया। अब अगला आ जाता है आपका सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम। अधिगम क्या एक सोशल प्रोसेस भी है, बिल्कुल अधिगम एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक क्रिया भी होती है। तो सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम को जानते हैं। इसका क्या अर्थ है कि सीखना केवल व्यक्तिगत प्रोसेस नहीं है कि सिर्फ आप तक ही सीमित रहेगा। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया, आप तक वो सिर्फ सीमित नहीं रहता, आपको भी फायदा पहुंचाता है और आपको समाज से भी जोड़ता है। तो सीखना केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं, साथ ही साथ क्या है, सामाजिक प्रोसेस भी है। बच्चा अपने परिवार, मित्रों, विद्यालय और समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, इंटरेक्ट करके सीखता है। सब कुछ वो स्कूल में नहीं सीख सकता, सब कुछ वो घर पर नहीं सीख सकता और सब कुछ वो समाज में नहीं सीख सकता। तो ये सब मिलकर बच्चे को सिखाते हैं, ये सब मिलकर बच्चे को सिखाते हैं। अब कोई गलत हैबिट बच्चा जब बाहर खेल कर सीख कर आता है तो आप उसको बोलते हो ना कि कहाँ से सीख कर आए हो। अच्छा बुरा बच्चा सब सीखता है, पर कोशिश ये की जाती है कि वो अच्छी चीज़ें सीखे और जो गलत चीज़ें उसने सीखी हैं उनको वो त्याग दे, यानी कि उनको करना छोड़ दे। तो सीखना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, दोनों होता है। हाँ, लेकिन समाज, परिवार, स्कूल, टीचर, ये सब कोशिश करते हैं कि बच्चा पॉजिटिव चीज़ों को सीखे, है ना, उसका सीखना क्या हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। जैसे इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सामाजिक क्रियाकलाप रूप में अधिगम के क्या उदाहरण है, समूह कार्य, ग्रुप में काम करना, ग्रुप वर्क जिसको बोलते हैं, डिस्कशन मेथड इसमें आता है, कोऑपरेटिव लर्निंग आती है, सहयोगात्मक अधिगम, जब बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके सीखते हैं साथ में और डिस्कशन करके सीखते हैं तो वो चर्चा में आता है। अब इसका महत्व क्या है सामाजिक तरीके से सीखने का, सामाजिक कौशल विकसित होते हैं, है ना, सोशल स्किल डेवलप होते हैं, एक दूसरे से बात करना, अपनी बात को सामने रखना आता है हमें, दूसरे की बात को, एक गुड लिसनर की कैपेबिलिटी आप में डेवलप होती है जब आप सोशली इंटरेक्ट करते हो। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स आप में डेवलप होते हैं, जो कि मैंने भी आपको बताया कि बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, दूसरे को सुनना ज़रूरी है फिर अपनी बात को कहना, ये कम्युनिकेशन स्किल्स आप में डेवलप होते हैं। सहयोग की भावना विकसित होती है, तो ये सब सामाजिक कौशल होते हैं। अधिगम का सामाजिक संदर्भ क्या है, सोशल कंसेप्ट के रूप में अधिगम कैसे आता है, तो अधिगम पर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अधिगम का सामाजिक संदर्भ यही कहता है कि अधिगम पर सामाजिक भी प्रभाव पड़ता है, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, आप किस धर्म से आते हो, ये सब चीज़ें भी इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, जैसे सामाजिक कारक क्या हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, जैसे परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, आस पड़ोस, समुदाय, भाषा, संस्कृति, हमारा जो सोशल ग्रुप है या फ्रेंड्स का ग्रुप है वो किस प्रकार का, ये सब अधिगम पर प्रभाव डालने वाले कारक होते हैं। सीखना सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अधिक प्रभावी होता है, बिल्कुल, अगर हम सोशल कंसेप्ट में या सांस्कृतिक रूप से सीखते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। ठीक है, क्योंकि हम वो इंटेंशनली नहीं अनइंटेंशनली सीखते हैं। स्कूल में क्या है, ज़्यादा चीज़ें हम इंटेंशनली सीखते हैं कि अब हमें ये पढ़ना है, ये सीखना है, लेकिन समाज से जब हम इंटरेक्ट करते हैं या अपने किसी भी सांस्कृतिक उसमें या समुदाय में जब हम इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अनइंटेंशनली सीख जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। पूरी वीडियो में या किसी और भी प्लेलिस्ट में जब आप देखोगे, अपनी पूरी प्लेलिस्ट सीडीपी की कंप्लीट आपको चैनल पर मिल जाएगी, देख लीजिएगा। आपको सीडीपी के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, यूपी टेट के एग्ज़ाम में, ना ही सी टेट के में। सी टेट के लिए भी पेडागोजी भी आपको अलग से करवा देंगे, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बाकी अगर कहीं पर भी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में एक लीनियंट वे में
आपको जहाँ पर डाउट आया है वहाँ पर आप पूछ सकते हो, मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक पॉइंट आता है यहाँ पर, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा किस प्रकार रहता है। समस्या समाधान करता, सिंपल सी बात है, जब कोई उसको प्रॉब्लम दी जाती है या तो कंसेप्ट बेस्ड किसी सब्जेक्ट में या वैसे ही नॉर्मली भी, तो वो उसको सॉल्व करने में एक समाधान करता होता है। और एक वैज्ञानिक अन्वेषक जब किसी चीज़ का वो क्या कर रहा होता है, खोजबीन कर रहा होता है। जैसे समस्या समाधान में बात करें तो जब बालक किसी कठिनाई का समाधान खोजता है तो उस समय वो समस्या समाधान करता कहलाता है। इस समस्या समाधान के चरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद कर लेना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे पहला स्टेप होता है समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को। समस्या की पहचान करने के बाद उससे संबंधित जानकारी को इकट्ठा करना, फिर जो भी संभावित समाधान हो सकता है वो खोजना, फिर समाधान का परीक्षण करना कि वो ठीक है भी या नहीं, और फिर निष्कर्ष निकालना। ये 5 चरण हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। पहला ही समस्या को पहचान करो कि समस्या है क्या, फिर उसके लिए जानकारी एकत्र करो, जानकारी एकत्र करने के बाद उसका समाधान खोजो, फिर उसको वेरीफाई करो, परीक्षण करो उसका, देन उसके निष्कर्ष पर आप पहुँचोगे। तो ये 5 स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक किस तरह रहता है। वैज्ञानिक अन्वेषक यानी किस चीज़ की खोजबीन के लिए बच्चा क्या रहता है, एक्साइटेड रहता है। तो बच्चा स्वभाव से, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चों में क्यूरोसिटी होती है, जानने के लिए क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं ना। तो जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में प्रश्न पूछना ये इसमें आ जाता है। कोई टॉपिक चल रहा है तो उससे रिलेटेड जो है बच्चा प्रश्न पूछता है, निरीक्षण करता है, उस चीज़ को इंस्पेक्ट करता है, प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट्स करना, निष्कर्ष निकालना। तो ये सब किस में आता है, बच्चे की एक साइंटिफिक उसके थॉट में आता है, ठीक है। वो क्या होता है, एक उस रूप में वैज्ञानिक अन्वेषक होता है, खोज करता होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर बात करें तो कक्षा में प्रश्न पूछने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह के प्रश्न आपके जो है पेडागोजिकल सेक्शन में पूछे आपसे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। बच्चा अगर कक्षा में प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को उसे क्या करना चाहिए, उसे डांट देना चाहिए, उसे चुप कर देना चाहिए, ऑप्शन आता है, या प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछता है तो टीचर को उसके प्रश्न का जवाब देना चाहिए और बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। तो सारी चीज़ें आती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पनाएं क्या हो सकती है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, क्लियर सारी चीज़ें हुई होंगी। अगर कोई पॉइंट मिस हुआ है, समझ नहीं आया, तो कमेंट में लिख कर पूछ लेना। और बाकी अब तक आपकी बस एक क्लास में आपका कंप्लीट CDP हो जाएगा, लास्ट क्लास आपकी बच रही है। तो अगर पहली वीडियोस नहीं देखी तो आई रिक्वेस्ट कि आप अगर यूपीटेट या सीटेट देने वाले हो तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो सीक्वेंस से देख लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। अगर आप एक टीचिंग एग्जाम एस्पिरेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हमारा मेन चैनल है सिलेक्शन मेट, हो सकता है आप उस पर जुड़े हुए हो, नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। ये वाला चैनल और सिलेक्शन मेट दोनों ही डेडिकेटेड हैं टीचिंग एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए। सभी एग्ज़ाम्स की फॉर्म्स की आपको अपडेट दी जाती है, कब आपका रिजल्ट, सारी अपडेट आपको दे दी जाती है और आपके एग्ज़ाम के लिए प्रॉपरली आपको गाइड भी किया जाता है। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।